आज हम मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ। इनके पिता सेठ रामचरण परम वैष्णव भगत थे। यही कारण था कि इनके बाल हृदय पर पिता के ईश्वर के प्रति भक्ति और काव्य प्रेम की अमिट छाप पड़ी। विद्यालय में प्रवेश लेते ही इन्होंने गुप्त जी ने महाकवि तुलसीदास, बिहारी, सूरदास, घनानंद, देव, पद्माकर आदि की रचनाओं का बड़ी गहनता से अध्ययन कर लिया था। काव्य प्रतिभा के विकास में इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनका काफ़ी योगदान रहा है। सादा जीवन, उच्च विचार, गांधीवादी आचरण इनके जीवन का मूल मंत्र था। इनकी रचना भारतीय राष्ट्रवादी विचारों का एक फड़कता हुआ दस्तावेज ही नहीं बल्कि गुप्त जी की ख्याति का मूल आधार है। इनकी जो रचना है बेटा, जो भारती है, उसी के कारण ही, राष्ट्रवादी विचारों के कारण ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। और गुप्त जी 12 वर्षों तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था। इस महान कवि का 1964 ईस्वी में झांसी में निधन हो गया। राष्ट्र कवि के रूप में वे विख्यात रहे हैं और इन्होंने गद्य और पद्य में दोनों में ही काव्य रचनाएं हैं बेटा इनकी, तो दोनों में ही इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। तो काव्य रचनाएं जो हैं, कुछ मैं यहाँ पर नाम बताऊंगी आपको, जैसे भारती, जयत्रथवध, मेघनाथ, गुरुकुल, द्वापर, यशोधरा और साकेत, जो उर्मिला को लेकर इन्होंने जो जिस महाकाव्य की इन्होंने रचना की है। बाकी के कवियों ने तो इसे अनदेखा कर दिया था, लेकिन गुप्त जी ने यह किस पर एक महाकाव्य रचा है, उर्मिला को नायिका बनाकर। अब हम इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली विशेषता है राष्ट्रीय भावना। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर गुप्त जी गांधीवादी एवं राष्ट्रवादी थे। इनके हृदय में देश और जाति के प्रति सम्मान की भावना थी। ये अछूत जो कहे जाते हैं बेटा हमारे समाज में, अबलाएं यानी कि नारी, जो जिन्हें अबला समझा जाता है, अब तो काफ़ी बदलाव आ गया है, और जो पिछड़ा वर्ग है उसके प्रति इन्हें ये उनका उद्धार करना चाहते थे। तो इनका दृढ़ संकल्प था इनके लिए, क्योंकि ये पूरे समाज का ही वैसे तो भला चाहते थे। इनकी जो रचना है भारती है, इसमें राष्ट्रीय विचारों का एक जो स्वर है बेटा, वो राष्ट्रीय विचारों के और भावनाओं का स्वर गूंजता हुआ उसमें हमें सुनाई पड़ता है। और इसमें उन्होंने अपने भारत के जो गौरव, अतीत का जो गौरव है और अब क्या है और आगे क्या है, भविष्य के बारे में भी बेटा उन्होंने चिंता व्यक्त की है। एक पंक्ति उन्होंने लिखी है कि हम कौन थे, पहले हम क्या थे और अब क्या हैं और आगे क्या होंगे। इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। अब दूसरी जो विशेषता है बेटा, वो सामाजिकता। गुप्त जी की जो कवि दृष्टि है बेटा, वो समाज के सभी अंगों के प्रति रही है। उन्होंने भारतेंद्र युग में जो खंडनात्मक नीति थी उसको नहीं अपनाया था। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से सद्भावना को व्यक्त किया है। वो तो समाज के सर्वांगीण विकास पर बल देते थे बेटा, चाहे वो निम्न वर्ग का है, चाहे वो उच्च वर्ग का है, चाहे वो नारी के प्रति, और अपने अतीत के गौरव का भी उन्होंने गान किया है। और साकेत, यशोधरा में तो उन्होंने नारी के जो उदात्त स्वरूप है बेटा उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया है। और जो गरीब लोग हैं, पिछड़ा वर्ग है, अछूतो द्वार, यानी कि सभी वर्गों पर इन्होंने अपनी करुण दृष्टि डाली है। तो 2 पंक्तियां देखिए कि जिन्हें समाज नीच कहता है पर ये भी तो हैं प्राणी, इनमें भी तो मन है और भाव है, लेकिन है नहीं वैसी वाणी। तो इनकी ये दूसरी विशेषता थी। अब अगली विशेषता बेटा, नारी के प्रति इनका दृष्टिकोण क्या रहा है। तो कवि गुप्त जी हैं, उनका जो हृदय में नारी के प्रति भी उतनी ही सम्मान की भावना थी बेटा, श्रद्धा भाव उन्होंने व्यक्त किया है।
उन्होंने जो त्याग की मूर्ति थी उर्मिला जो है, आपने रामायण में पढ़ी भी है कि सीता तो राम के साथ वन गमन को जाती है, लेकिन लक्ष्मण जाते हैं बेटा उनके साथ। तो जो उर्मिला है वो वहाँ पर महल में रह कर ही 14 वर्ष का जो वनवास काटती है। तो उसकी विरह व्यथा को जो कवियों ने देखा किया था, तो गुप्त जी ने इस महाकाव्य की रचना की है, यानी कि उर्मिला को नायिका बनाकर साकेत महाकाव्य की रचना की है। इस काव्य रचना में उन्होंने नारी के बेटा दोनों रूप, रमणीय रूप और पत्नी रूप दोनों का ही वर्णन किया है, प्रभावशाली ढंग से किया है। इस रचना में उन्होंने जो उपेक्षित एक पात्र है बेटा केकई है, उसकी भी व्यथा कथा कही है। साकेत में उर्मिला के विरह वर्णन को बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन उन्होंने किया है। 2 पंक्तियां देखिए। जब जो है उर्मिला है विरह से व्याकुल होती है, लक्ष्मण के जाने के बाद विरह से व्यथित है, तो उसको कैसा वो मतलब भाव जो है, उसके भाव को यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने व्यक्त किया है कि मुझे फूल मत मारो, यानी कि उसे फूल से भी दर्द हो रहा, इतनी विरह से व्याकुल है उर्मिला कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो मुझ पर दया करो। ये जो पंक्तियाँ बेटा उर्मिला के द्वारा कही गई हैं। तो गुप्त जी ने नारी के बारे में और भी 2 पंक्तियाँ कही हैं, मैं वो भी सुनाऊंगी। बड़ी प्यारी पंक्तियाँ हैं, हम मतलब बार बार ये गुनगुनाते रहते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। गुप्त जी के द्वारा ये पंक्तियाँ बड़ा ही मार्मिक वर्णन उन्होंने किया है बेटा नारी के बारे में, उनकी व्यथा के बारे में। तो ये पंक्तियाँ बड़ी ही मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये तो थी विशेषताएं बेटा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी जो है वीडियो हो जाएगी तो मैं अगले उसमें डालूँगी फिर। तो अगली जो बच गई हैं हमारी जो विशेषताएं हैं गुप्त जी की, उनका भी मैं वर्णन करूँगी। धन्यवाद।